हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज हितेश जेतवानी। आज मैं आपके लिए ईडीएस का फाइनल पार्ट लेके आ गया हूँ जहाँ पे हम एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड कब होता है बेटा? जब एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई, एडी ज्यादा है और एएस कम है। तो बेटा यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, जो हम लास्ट वीडियो में भी कर्व्स देख चुके हैं, जहाँ पे दिस वाज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जहाँ पे एक्सेस डिमांड का मतलब होता है डिमांड जो है वो ज्यादा क्रिएट होगी। जो हमारे एक्सेंट और एक्सपोस्ट डिमांड है, एक्सेंट मतलब जो प्लान था वो, और एक्सपोस्ट मतलब जो एक्चुअल आया, जो एक्चुअल डिमांड आई वो ज्यादा आ गई, तो हम कर्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड में क्या क्या होता है बेटा, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो रीजंस फॉर द एक्सेस डिमांड सीखते हैं। पहला रीजन है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम ऑलरेडी एपीसी के बारे में सीख चुके हैं कि द पर्सन अपनी लेवल ऑफ इनकम में से देयर इज एन सर्टेन पोर्शन जो वो खर्च कर देता है। तो अगर उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाता है तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। सेकेंड, रिडक्शन इन टैक्सेस। बेटा अगर किसी भी चीज के टैक्स रेट जो है वो अगर कम हो जाते हैं तो द परचेजिंग पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीजेस। तो अगर कोई भी चीज सस्ती हो जाती है तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ सकती है। थर्ड वन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये कैसे होता है बेटा? देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ना, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्चा करेगी या बाकी अपने खर्चे बढ़ाएगी, तो इसका जो सप्लाई ऑफ मनी है वो डायरेक्टली मार्केट में आएगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिससे एक्सेस डिमांड जो है वो आ सकती है। नाउ और क्या क्या रीजन है सर? तो फॉल इन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स अगर गिर जाते हैं तो मेनली हमारी कंट्री में जो यूनिट्स बन रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। राइज इन एक्सपोर्ट्स, या हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। सीधी सी बात है, अभी तक जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। डेफिशिट फाइनेंसिंग, ठीक है, डेफिशिट फाइनेंसिंग के थ्रू जो बैंकिंग सिस्टम है वो ज्यादा मनी प्रिंट करके मार्केट में डालती है। मनी सप्लाई की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है, जो हम ऑलरेडी मनी बैंकिंग के चैप्टर में सीख चुके हैं। एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर ह्यूमन बींग्स के, अगर इंडिविजुअल्स के इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे, उसके ऊपर रिटर्न बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा और वो लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे। सो दीज आर दी रीजन जिसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा आता है। नाउ इसका इफेक्ट क्या होगा सर? इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो अगर एक्सेस डिमांड आई, ठीक है, डिमांड अगर ज्यादा आने लगी, तो आउटपुट जो है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? बिकॉज ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, हम ज्यादा प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। सो देयर वुड बी नो आउटपुट इंक्रीज, ठीक है। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कंजम्पशन के हिसाब से कि एज पर दी assumptions इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑन फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। और जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ जाएगा, जो हम ऑलरेडी वो इन्फ्लेशन के गैप की बात कर चुके हैं। सो दीज आर दी थ्री इफेक्ट्स। डिफिशिएंट डिमांड क्या होता है सर? देखो, डिफिशिएंट डिमांड जितना हमने प्लान करा था उससे कम डिमांड आ गई, ठीक है। सो हम ऑलरेडी कर्व लास्ट वीडियो में बना चुके हैं। दिस वाज द कर्व, ये हमारा ओरिजिनल कर्व था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था। डिमांड कम आने की वजह से वो जो है लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो यहाँ पे हो चुका है। अब डिफिशिएंट डिमांड मतलब एज कंपेयर टू एडी जो है, एज कंपेयर टू एएस, एडी कम आएगा। तो सर इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो इसके रीजन हम देखते हैं। पहला, डिक्रीज इन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाता है तो सीधी सी बात है हम टोटल डिमांड जो है वो कम करेंगे। सेकेंडली, इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे, चीजें महंगी हो जाएगी, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड पीपल वुड नॉट स्पेंड लॉट ऑफ मनी। थर्ड, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट खर्चा ही नहीं कर रही, मनी सप्लाई ही मार्केट में नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा? देन द राइज इन इम्पोर्ट्स। अब हो क्या रहा है कि हमारा जो टोटल कंजप्शन है वो तो हम कर रहे हैं, बट उस चीज को अपनी कंट्री में बनाने की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट करे जा रहे हैं। तो हमारी जो टोटल हमारी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी। देन फॉल इन एक्सपोर्ट्स। जो हम अभी तक एक्सपोर्ट किया करते थे अब वो एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं या तो कम हो चुके हैं। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो सीधी सी बात है उसके ऊपर रिटर्न कम मिलेगा और परचेजिंग पावर जो है वो खराब हो जाता है। सर इसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑन द इकोनॉमी? पहला इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आउटपुट कम हो जाएगा इन द सेंस हमारे पास इन्वेंटरी बच जाएगी,
ठीक है, हमारे पास ज्यादा जो स्टॉक बिका नहीं है वो हमारे पास इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। सेकेंड, इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर दी चांसेस कि कुछ लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कर दें, ठीक है। एंड द थर्ड वन, इफेक्ट्स ऑन जनरल प्राइस लेवल, डिफिशिएंट डिमांड आएगी तो जनरल प्राइस लेवल जो है वो फॉल होंगे, वो गिरेंगे, ठीक है। सो दीज आर दी इफेक्ट्स। अब मेन क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर ये जो एक्सेस डिमांड है, डिफिशिएंट डिमांड है, इसको करेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, व्हाट स्टेप्स वी हैव। तो बेटा देखो, मैं आपको दोनों स्टेप बता देता हूँ। नाउ मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो पहले मेजर्स हैं जो फिस्कल पॉलिसी है, जिसमें हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के बारे में बात करेंगे, वेदर दे शुड इंक्रीज स्पेंडिंग और डिक्रीज, इंक्रीज इन टैक्सेस या डिक्रीज इन टैक्सेस, वो सारे मैं मेजर्स बता रहा हूँ। सो मेनली जो मॉनिटरी मेजर्स हैं वो बैंकिंग वाले सारे मेजर्स रहेंगे। नाउ किस तरीके से वर्क करते हैं, चलो देखते हैं। नाउ पहला, एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा होना, मतलब मैं यहाँ पे आपको कंडीशन लिख के बता दूं, एडी इज ग्रेटर देन एएस। जब एडी इज ग्रेटर देन एएस होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर हमें मॉनिटरी मेजर्स लेने हो या फिस्कल मेजर्स लेने हो तो क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए फिस्कल मेजर से शुरू करते हैं। पहला, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट को अपने खर्चे जो है वो कम कर देने चाहिए, जिससे मार्केट में कम मनी सप्लाई हो और लोगों का परचेसिंग पावर ना बढ़े। सेकेंड, इंक्रीज इन टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज को थोड़ा महंगा करें जिससे लोग कम डिमांड करें, ऑलरेडी डिमांड ज्यादा आ रही है, तो दिस मेजर्स कैन बी टेक। उसके बाद मॉनिटरी मेजर्स में हम क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करें तो इंक्रीज इन बैंक रेट। अगर बैंक रेट, हमें पता है बेटा कि जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट अगर ये रेट इंक्रीज हो जाता है, लोग लोन नहीं लेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगा, जिससे एडी और एएस इक्वल हो सकते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बेच देते हैं, जिससे मार्केट से मनी रिसीव कर लिया जाएगा, तो सप्लाई ऑफ मनी वहां पे कम हो जाएगा। इंक्रीज इन एलआरआर, इसके हमने दो पार्ट देखे थे, एक कैश रिजर्व रेशियो है, दूसरा स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है। अगर ये भी बढ़ा दिया जाए तो मार्केट में पैसा कम जाएगा और डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाएंगे। क्वालिटेटिव मेजर्स में देखें तो इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। जैसे 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट था तो 80% बैंक लोन दिया करती थी, अब उसको 30% करके बैंक 70% लैंड करेगी। एडवाइज टू डिकरेज लैंडिंग, मोरल सुएशन, प्रेशर आरबीआई बना देगा कमर्शियल बैंकों के ऊपर कि वो ज्यादा लोन ना दें। क्रेडिट रेस्टिंग को ध्यान में रखा जाए कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी लोन या तो थोड़ी महंगी कर दी जाए, इतना लिबरल ना रखा जाए। और इंक्रीज इन एलआरआर, ये सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं अगर एक्सेस डिमांड है तो, ठीक है। दिस वर दी फिस्कल पॉलिसी, दिस वर दी मॉनिटरी पॉलिसी। अब देखो बेटा, इसमें आगे बढ़ते हैं कि अगर डेफिशिएंट डिमांड आता है तो क्या करेंगे सर। चलो वो भी मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू ही बता देता हूँ। ओके, नाउ अगर डिफिशिएंट डिमांड आता है, अगर डिमांड कम हाई है, यहाँ पे हम उस टर्म को ही लिख लेते हैं जिससे आपके लिए इजी हो जाए। डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई ज्यादा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, डिफ्लेशन हुआ है, ठीक है, चीजों के दाम जो है वो गिर चुके हैं। तो मॉनिटरी मेजर्स और फिस्कल मेजर्स में इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट को अपने खर्चे करना शुरू कर देना चाहिए जिससे मार्केट में पैसा पहुंचे, लोगों का परचेसिंग पावर बढ़े और एडी जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ जाए। सेकेंड, डिक्रीज इन टैक्सेस, अगर टैक्स रेट्स को भी हम कम कर देते हैं तो लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा और वो चीजों की ज्यादा डिमांड करेंगे। फिस्कल मेजर्स में यही दोनों है। मॉनिटरी मेजर्स की बात करें, क्वांटिटेटिव मेजर्स में डिक्रीज इन बैंक रेट या रेपो रेट, अगर हम बैंक लोन जो है वो सस्ती कर देंगे तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा। डिक्रीज इन एलआरआर, जो सीआरआर और एसएलआर के कंपोनेंट्स हैं वो हम कम कर दें, ज्यादा लैंडिंग करना शुरू कर दें। एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को बायबैक करेगी जिससे वो पैसा रिलीज करना शुरू कर देगी। क्वालिटेटिव मेजर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाए, जैसे 30% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, बैंक इज गिविंग 70% ऑफ लोन, उसको 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट करके बैंक जो है वो 80% तक लैंड कर पाएगी। एडवाइज टू इंक्रीज लैंडिंग्स, मोरल सुएशन में लिबरल होना जो है वो ज्यादा प्रमोट करा जाएगा और क्रेडिट रेस्टिंग को प्रमोट करा जाएगा कि स्मॉल स्केल फार्मर्स को और इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम अच्छे सस्ते दाम पे लोन दें। बेटा दिस वाज ऑल अबाउट ईडीएस। ईडीएस में जब ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट आता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट आता है, डिफिशिएंट एक्सेस डिमांड जिसको हम बोलते हैं, तो हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। बेटा कोई भी डाउट हो प्लीज मेक श्योर कमेंट करते हुए जाना। लाइक से सब्सक्राइब, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे।